हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसके पहले ही मैंने आपको बताया था कि बहुत ही जल्द मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए मूल विधि की टेस्ट सीरीज, आईपीसी और सीआरपीसी की टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूं। तो लेकर आ गया हूं आज से। तो अब आपको बीच हफ्ते में यानी वीक में 3 डेज आपको आईपीसी और सीआरपीसी के टेस्ट सीरीज मिलेंगी। वीक में 3 डेज बहुत जल्द मैं आपको डे भी डिसाइड कर दूंगा। कल यानी कि कल की क्लास में मैं आपको डे डिसाइड करके बता दूंगा कि कौन कौन से डे। हाँ, रात 10 बजे हो सकता है। अगर आप सभी लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तो मैं वीक में पूरा 5 डेज या 6 डेज लेकर आऊँगा। पूरे मतलब एक तरीके मंडे टू सैटरडे भी इसकी क्लास कर दूंगा कंटिन्यू रात 10 बजे। रात 10 बजे जुड़िए, मत भूलिए। अभी आज जो क्लास होगी 9:30 बजे, इसके बाद से आपकी रात 10 बजे शिफ्ट हो जाएगी क्लास। बाकी क्लास जो हमारी निरंतर चल रही हैं, कुरुक्षेत्र जो बैच हमारा चल रहा है उस पर बिल्कुल भी रोक नहीं लगेगी। रोक लगेगा उस पर हमेशा चलता रहेगा, यानी कि वो बैच हमेशा कंटिन्यू रहेगा। दूसरी चीज़ें मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो हमारे नए छात्र जुड़ रहे हैं वे ज़रूर दूसरों को भी बताते चलें कि शशि जीएस एकेडमी पर बिल्कुल चैप्टर वाइज मूल विधि का टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है। बिल्कुल हमें भी ज्वाइन करना चाहिए, आपको भी ज्वाइन करना चाहिए। हमने तो ज्वाइन कर लिया है, आप कब ज्वाइन करिए, आप कब ज्वाइन करेंगे जल्दी से उनको इन्फॉर्मेशन करिए और इन्फॉर्मेशन दीजिए और फटाफट उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए। सॉरी दोस्तों, ठीक है। तो मेहनत सिंघम बनना ही है तो मेहनत करिए। और डबल स्टार जिस दिन आप लगा कर आएंगे और जिस दिन आप अपने घर पर जाएंगे, आप सोचिए कि लोग आपको किस तरह से देखेंगे। बिल्कुल आपको लोग सैल्यूट करेंगे और आप कैसे लगेंगे एक बार आप कल्पना करिए। और कल्पना करते हुए आइए अब बात करते हैं आज की टेस्ट सीरीज का, जो हमारा पहला दिन है आईपीसी और सीआरपीसी पर। बिल्कुल बहुत ही आराम से हम डिस्कशन करेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कतें ना हो। चलिए शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए ए रहा आज आपका पहला प्रश्न, यानी कि ए रहा स्क्रीन पर पहला प्रश्न आपके लिए। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रारूप को तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। ठीक है, कहा जा रहा है कि भारतीय दंड संहिता 1860 के जो प्रारूप यानी ड्राफ्ट को तैयार किया गया था, ठीक है, और जिसने तैयार किया था उस व्यक्ति का नाम बताइए। पहला ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, तीसरा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो। देखिए बिल्कुल ये चैप्टर वाइज है, आपको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल एक प्रश्न में यानी कि एक टेस्ट सीरीज में कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन है। बिल्कुल टेस्ट सीरीज जो है चैप्टर वाइज है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने बिल्कुल वहाँ से शुरू किया है जहाँ से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, किसने इसका ड्राफ्ट तैयार किया है यहाँ से मैंने शुरू किया। चलिए इसका आंसर बताइए। नहीं बता पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रारूप को तैयार करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। इनको याद रखते चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय दंड संहिता 1860 में धाराओं एवं अध्यायों की कुल संख्या कितनी है? कुल कितनी संख्या है? जल्दी से ऑप्शन बताइए, आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है 428 धाराएं 22 अध्याय, दूसरा ऑप्शन है 511 धाराएं 23 अध्याय, और तीसरा ऑप्शन है 515 धाराएं 24 अध्याय, और चौथा ऑप्शन है 482 धाराएं 21 अध्याय। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर करिए। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसका आंसर यदि आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में क्या है कि 511 धाराएं 23 अध्यायों में बांटी गई हैं, या 23 अध्याय हैं। 511 धाराओं को 23 अध्यायों में बांटा गया है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जैसे आपका संविधान बना हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तीसरा क्वेश्चन की बात करें तो वर्तमान भारतीय दंड संहिता को कौन सी तारीख से लागू किया गया? यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वर्तमान भारतीय दंड संहिता को कौन सी तारीख को लागू किया गया था? पहला ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1947, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन है 6 अक्टूबर 1860, और चौथा ऑप्शन है मेरे प्रिय साथियों 1 जनवरी 1862। जल्दी से इसका आंसर करिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए। ठीक है, एक दिन ये आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। बिल्कुल मैं चैप्टर वाइज इसीलिए कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि वर्तमान भारतीय दंड संहिता जो है 1 जनवरी 1862 को
1 जनवरी 1862 को लागू हुआ था, लागू किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, बहुत ही सरल प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दंगा का अपराध गठित करने के लिए न्यूनतम व्यक्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए। दंगा का अपराध गठित करने के लिए न्यूनतम व्यक्ति की संख्या क्या होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है 1, 2, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन 5। जल्दी से इसका आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बिल्कुल मैं इनमें समय नहीं दूंगा क्योंकि बहुत ही सरल प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, दंगा का अपराध गठित करने के लिए न्यूनतम व्यक्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कहता है, आपके सामने है स्क्रीन पर मेरे साथियों। अगला प्रश्न कहता है कि देखिए, भारतीय दंड संहिता में सामान्य आशय को कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है। बिल्कुल जनरल आशय को कौन सी कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है। पहला ऑप्शन है धारा 33, दूसरा ऑप्शन है धारा 34 और तीसरा ऑप्शन है धारा 35, चौथा ऑप्शन है धारा 141। धारा 141, जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से आंसर करिए। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, अब आपको सारी चीज़ें याद होते चलेंगे। बिल्कुल आप ऑप्शन से भी करते चलेंगे तब भी आप बेहतर प्रदर्शन करके आएंगे अपने एग्जाम में, मेरी गारंटी है। तो भारतीय दंड संहिता में सामान्य आशय का जो धारा में परिभाषित किया गया है वो धारा नंबर 34 या धारा 34 में यह परिभाषित किया गया है सामान्य आशय शब्द को। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे प्रिय साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा अपराध का आवश्यक तत्व नहीं माना जाता है। अपराध का आवश्यक तत्व नहीं माना जाता। पहला ऑप्शन है आपराधिक आशय, दूसरा ऑप्शन है मानव या मनुष्य जाति, तीसरा ऑप्शन है हेतु और चौथा ऑप्शन है मेरे प्रिय साथियों, चौथा ऑप्शन क्या कहता है कि प्रयत्न और कृत्य की बात की जा रही है। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको। चलिए इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि अपराध का आवश्यक तथ्य हेतु नहीं माना जाता है क्योंकि यह एक शब्द है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, थोड़ा से 1 मिनट, ये थोड़ा से मैं पहले, चलिए कोई बात नहीं। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत विविध विरुद्ध जमाओं को परिभाषित किया गया है। पहला ऑप्शन है धारा 34, धारा 141, धारा 143, धारा 143, धारा 149। तो इसका आंसर आप पहले ही देख चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा धारा 141 इज राइट। चलिए यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। चलिए थोड़ा से मैं इस पर काम कर रहा था इसलिए ऐसा हो गया, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन है राजद्रोह होता है। पहला ऑप्शन है सार्वजनिक सभा में राजद्रोहात्मक काव्य पाठ करना। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, दूसरा ऑप्शन कहता है कि इस आशय से जनता में पर्चे बांटना कि भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति लोगों की घृणा, अवमान और अपृप्ति प्रदीप्त हो। तीसरा ऑप्शन कहता है कि देखिए राजद्रोह मतलब क्या होता है, यहाँ कहा जा रहा है चारों ऑप्शन में, यही ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है, क्या होता है राजद्रोह। तीसरा ऑप्शन कहता है कि आम जनता को अपने भाषण द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की अवज्ञा के लिए उकसाना और सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न करना। चौथा ऑप्शन कहता है उपरोक्त सभी, क्या तीनों ही जो हैं एक तरीके से राजद्रोह की परिभाषा में आते हैं। जल्दी से इसका आंसर करिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो राजद्रोह में ये तीनों ही ऑप्शन या तीनों ही परिभाषाएं आती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो थोड़ा से यार, ठीक है, माफ़ करिएगा, अगले क्लास में ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं इस पर बिल्कुल ध्यान दूंगा। चलिए भारतीय दंड संहिता में दंगा यानी अफरे में कौन सी धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता में दंगा को कौन सी धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। पहला ऑप्शन कहता है कि धारा 141, दूसरा ऑप्शन कहता है 146 धारा 146, धारा 149, धारा 159 यानी कि 159। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा कि
159 यानी कि 159 जो है भारतीय दंड संहिता में दंगा को परिभाषित किया गया है धारा 159। अगर धारा 159 यानी 159 आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से कृत्य करने पर वह दंगा में आता है या दंगा में आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न बहुत ही जटिल प्रश्न है, बहुत ही क्रिटिकल प्रश्न है और साथ ही साथ आपकी सोच को यहाँ बढ़ावा देगा। अब आपको देखिए, आप एक दरोगा बनने जा रहे हैं, ना कि आप एक कांस्टेबल बनने जा रहे हैं। अब आपकी जो क्षमता होनी चाहिए सोचने समझने की, वो दरोगा की भांति होनी चाहिए। ठीक है, तो समझिएगा इस क्वेश्चन को, जल्दी से इसको पढ़िए, तब तक मैं इसको चलिए मैं पढ़ देता हूँ। अब कहा जा रहा है कि का मतलब का नामक एक व्यक्ति है, या का जो है 24 वर्षीय का प्रेमी है, और खा जो है वो 22 वर्ष की प्रेमी है। का जो है 24 वर्ष की प्रेमी है और खा जो है 22 वर्ष की प्रेमी है, और दोनों क्या होते हैं, आत्महत्या के लिए तत्पर हो जाते हैं या तैयार हो जाते हैं। का तो खा की मृत्यु कर देता है, यानी कि उसकी मृत्यु कर देता है, लेकिन साहस ना जुटा पाने के कारण वह स्वयं की मृत्यु कारित नहीं कर पाता है, मतलब स्वयं की मृत्यु नहीं कर पाता है या स्वयं आत्महत्या नहीं कर पाता है। तो का कौन सा अपराध, का के कौन से अपराध का दोषी है या का कौन से अपराध का दोषी है? पहला ऑप्शन है कि हत्या, दूसरा ऑप्शन है आत्महत्या का प्रश्न, तीसरा ऑप्शन है आपराधिक मानव वध जो हत्या नहीं है, और चौथा ऑप्शन है कोई अपराध नहीं है। देखिए इसमें सिंपल सी बात है कि दो व्यक्ति हैं जो क्या करना चाहते हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं। एक ने आत्महत्या कर लिया और दूसरा करने के लिए इस तरह के साहस नहीं जुटा पा रहा है। तो जो नहीं कर पाया वह किस में आएगा, उसके ऊपर किस प्रकार का वह दोषी पाया जाएगा या किस प्रकार का दोषी माना जाएगा, यहाँ कहने का मतलब ये है। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि आपराधिक मानववध, जो कि हत्या में नहीं आएगा, क्योंकि उसने जानबूझकर उसने हत्या नहीं की है। ठीक है, ये सहमति से दोनों लोग आत्महत्या के लिए तत्पर थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी बिल्कुल उसी तरह से है, ये भी उसी तरह से ये प्रश्न है, ये भी प्रश्न बिल्कुल सेम ही है। चलिए इस प्रश्न को पढ़ता हूँ मैं। का यानी कि ए, चाहे तो ए पढ़ सकते हो, का तथा खा नामक दो युवतियाँ जो हैं परस्पर लड़ रही थी। का और खा नामक दो युवतियाँ हैं जो आपस में लड़ रही हैं। ठीक है, और का ने खा के चेहरे से ब्लेड से प्रहार किया। का ने क्या किया, खा के चेहरे पर ब्लेड से प्रहार कर दिया, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, खा के गाल पर अस्थायी रूप से क्रूर चिन्ह अंकित हो गया, मतलब चोट लग गई। का अपराध कौन सा है, का किस अपराध की दोषी है, किस अपराध की दोषी माना जाएगा, यानी कि उसने कौन सा अपराध किया है या कैसे उसे दोषी माना जाएगा। पहला ऑप्शन है सदोष मानववध का प्रयत्न किया, दूसरा ऑप्शन है स्वेच्छापूर्ण साधारण उपहित कारित करना, तीसरा ऑप्शन कहता है कि खतरनाक साधन द्वारा स्वेच्छापूर्ण घोर उपहति कारित करना, और चौथा ऑप्शन है कि उपेक्षा लापरवाही द्वारा घोर उपहति कारित करना। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा कि उसने क्या किया, खतरनाक साधन द्वारा स्वेच्छापूर्वक घोर उपहति कारित किया है, इस प्रकार को वह दोषी माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो कुछ मैं एक्सप्लेन भी करते चलूँ, ठीक है, बताइएगा अगले क्लास से, तो इसलिए मैं आज एक्सप्लेन नहीं करूँगा। हो सकता है आपको थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है इसमें एक्सप्लेन करने पे, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करके कुछ भी ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। तो दहेज हत्या को भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है? पहला ऑप्शन कहता है धारा 304 क में, धारा 304 ख में, और धारा 308 में, धारा 309 में। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से आंसर करिए कि दहेज को किस धारा में रखा गया है या किस धारा में परिभाषित किया गया है। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि धारा 304 ख में क्या किया गया है, दहेज हत्या को भारतीय दंड संहिता की धारा में परिभाषित किया गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, दहेज हत्या को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से लोक सेवक नहीं है। निम्नलिखित में से लोक सेवक नहीं है। निम्नलिखित में से लोक सेवक नहीं है। पहला ऑप्शन है लिक्विडेटर, दूसरा ऑप्शन है न्यायाधीश, तीसरा ऑप्शन है सचिव कोऑपरेटिव सोसाइटी और चौथा ऑप्शन है ग्राम लोक सेवक। जल्दी से इसका बताइए, ग्राम सेवक, जल्दी से इसका आंसर बताइए कि लोक सेवक के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं, तो इसका आंसर हो जाएगा सचिव कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो लोक सेवा के अंतर्गत नहीं आता है या नहीं आती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, सदोष लाभ का अभिप्राय क्या है। सदोष लाभ का अभिप्राय क्या है। पहला ऑप्शन है विधि विरुद्ध साधनों द्वारा संपत्ति का लाभ, दूसरा ऑप्शन कहता है कि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा विधिक हकदार व्यक्ति की संपत्ति को हानि पहुंचाना, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाना, और चौथा ऑप्शन कहता है मेरे प्रिय साथियों कि किसी व्यक्ति को बेईमानी से लाभ पहुंचाना। जल्दी से बताइए सदोष लाभ का क्या अभिप्राय है। सदोष लाभ का क्या अभिप्राय है, ध्यान रखिएगा, इसी तरह के शब्द वहाँ मिलेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों विधि के विरुद्ध जो है साधनों द्वारा संपत्ति का लाभ उठाना जो होता है सदोष लाभ का मतलब होता है, सदोष लाभ का मतलब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि देखिए बेईमानी से क्या आशय है। बेईमानी से क्या आशय है। पहला ऑप्शन है किसी कार्य को कोई बेईमानी से करना, दूसरा ऑप्शन कहता है दूसरा ऑप्शन कहता है कि जो व्यक्ति इस आशय से कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष लाभ या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि होनी चाहिए या हानि करित करे। फिर तीसरा ऑप्शन कहता है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को कपटपूर्ण करता है तो उसे क्या माना जाता है, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बेईमानी से क्या मतलब होता है, जल्दी से इसका आंसर करिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ आपकी सोच का दायरा थोड़ा बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों बेईमानी से मतलब हो जाता है कि जो व्यक्ति इस आशय से कार्य करता है किसी व्यक्ति को सदोष अभिलाभ हो या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि करे, उसे क्या, इसका मतलब क्या हो जाता है, यह बेईमानी के मतलब हो गया। चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए, ये मत सोचिए कि क्लास ख़त्म हो जाएगी, हो गया क्लास ख़त्म हो गई तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जितने भी सारे कार्य आपके हैं उसको आप करते चलिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। तो दंड का प्रकार क्या होता है। दंड का प्रकार या प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन है मृत्यु, दूसरा ऑप्शन है आजीवन, कठोर तथा साधारण कारावास, तीसरा ऑप्शन है संपत्ति की जब्ती एवं जुर्माना, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। संपत्ति की जब्ती एवं जुर्माना, जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि दंड का सभी प्रकार होते हैं, चाहे मृत्यु की बात करें, चाहे वो आजीवन कठोर कारावास की बात करें या संपत्ति जब्त करना, संपत्ति मतलब कुर्की जो आ जाना या कुर्की के हिसाब से, या जुर्माना, ये सब दंड का एक स्वरूप है या दंड के प्रकार हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री की सम्मति से मैथुन करता है बलात्संग कहा जाएगा। वह स्त्री से कम आयु की है तो यह वह स्त्री जो है 12 वर्ष से कम आयु की हो, दूसरा ऑप्शन 15 वर्ष की कम आयु की हो, और तीसरा ऑप्शन 16 वर्ष की कम आयु की हो, और चौथा ऑप्शन है 18 वर्ष की कम आयु के हो। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट करते चलिए। जो मेरे नए साथी जुड़ रहे हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हर रोज़ आपको नया अपडेट मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। हर रोज़ मैं आपको एक नया अपडेट के साथ नई चीज़ें बताते चलूँगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि 16 वर्ष से कम आयु, वह स्त्री जो है 16 वर्ष से कम आयु की है तो उसे क्या कहा जाएगा, बलात्संग कहा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, बलात्संग कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे प्रिय साथियों, आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे केवल और केवल भारतीय दंड संहिता के अनुसार शपथ के अंतर्गत आता है, आती है। पहला ऑप्शन है विधि द्वारा प्राधिकृत लोक सेवक के समक्ष की गई घोषणा, दूसरा ऑप्शन है विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञान, और चौथा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है कि विधि द्वारा प्राधिकृत लोक सेवक या न्यायालय के समक्ष की गई घोषणा अथवा विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञान, और चौथा ऑप्शन कहता है किसी भी व्यक्ति के समक्ष की गई
सा शपथ घोषणा। जल्दी से बताइए कि शपथ के अंतर्गत क्या आते हैं, क्या आता है। 4 में से एक ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। जल्दी से इसका आंसर करिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि शपथ के अंतर्गत क्या आता है, क्या आती है कि विधि द्वारा प्राधिकृत लोक सेवक या न्यायालय के समक्ष की गई घोषणा अथवा विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञान। तो ध्यान रखिएगा, ये है आपके शपथ, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, थोड़ा सा आप वेट करिए, 2 क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। 19वें क्वेश्चन की बात करें तो 19वां क्वेश्चन आपके सामने है, क्षति से क्या अभिप्राय है। क्षति से क्या अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है किसी व्यक्ति के शरीर को अवैध रूप से कारित की गई अपहानि। दूसरा ऑप्शन है किसी व्यक्ति के मन तथा ख्याति को अवैध रूप से कारित की गई अपहानि। और चौथा ऑप्शन है किसी व्यक्ति के संपत्ति को अवैध रूप से कारित की गई अपहानि। और चौथा ऑप्शन कहता है कि किसी व्यक्ति के शरीर, मन अथवा संपत्ति को अवैध रूप से कारित की गई अपहानि। कल मैं आपको इस पीडीएफ में बहुत ज़्यादा सुधार लेकर आऊँगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा सुधार मैं इसमें दूंगा और आप खुद ही समझेंगे। बहुत सारे शब्दावली मुझे पता है कि आप नहीं समझ पा रहे हो और मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि थोड़ा सा समय ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कल से मैं आपको उस जो शब्दावली आपके लिए कठिन लगती हैं उसको मैं आपको लेकर आऊँगा ताकि आप शब्दावली भी साथ साथ तैयार करते चलें। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ मेरे प्रिय साथियों। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्षति से मतलब होता है किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति अथवा संपत्ति को अवैध रूप से कब्जा कर लेना। वो क्या होती हैं, आपकी क्षति होती है या कारित की गई अपहानि होती है। चलिए आज के लास्ट प्रश्न की बात करते हैं। आज के लास्ट प्रश्न की बात करें, आज के लास्ट प्रश्न की बात करते हैं। एकांत परिरोध का अधिकतम अवधि होती है। एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि होती है। पहला ऑप्शन है 1 माह, दूसरा ऑप्शन है 2 माह, तीसरा ऑप्शन है 3 माह, चौथा ऑप्शन है 1 वर्ष। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर करिए। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। तो एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि जो होती है वो होती है अधिकतम अवधि होती है 3 माह। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल यानी नेक्स्ट डे हम मिलते हैं 10 बजे अपने समय पर। और सभी लोग क्या करिए, क्लास को फॉलो करते चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताते चलिए कि देखिए आप भी क्या करिए कि शशि जीएस एकेडमी से जुड़कर चैप्टर वाइज अपने मूल विधि को कंप्लीट करिए। तो आज की क्लास को आप हमें यहीं पर इजाज़त दीजिए। कल मिलते हैं या आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। नेक्स्ट डे मिलते हैं।